नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। तैयारी करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। बाजार में दूसरे दिन भी कंसोलिडेशन का मूड, निफ्टी 25,550 के करीब फ्लैट, हालांकि बैंक निफ्टी में करीब 200 पॉइंट की गिरावट। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप भी आज थोड़े कमजोर। आईटी शेयरों में जोरदार खरीदारी, करीब 1.5% चढ़ा इंडेक्स, करीब 3% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गिरर बना इंफोसिस। टीसीएस, विप्रो और कोफोच में भी रौनक कायम। उधर फार्मा और मेटल शेयरों में भी चमके, लेकिन डिफेंस एनबीएफसीज में हल्की मुनाफा वसूली। गोल्डमैन सैक्स के डाउनग्रेड के बाद करीब 3% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर बना इंडसइंड बैंक। बिकवाली की राय के साथ मौजूदा भाव से 15% नीचे के लक्ष्य दिए। आगे कमजोर ग्रोथ की आशंका भी जताई। और करीब 13% प्रीमियम के साथ एचडीबी फाइनेंशियल की लिस्टिंग की तैयारी। 740 रुपये इशू प्राइस के मुकाबले 835 पर हुआ सेटल। चलिए फिर 10 के दमदार ट्रेड्स में वीरोर में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ गावा सर और सचिन जी पिछले शो से बने हुए हैं, साथ ही मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रुचित जैन और मेरे एसेट शेर खान के जितिन गेड़िया भी जुड़ेंगे। इसके बाद हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी जुड़ेंगे और टेक्निकल्स पर बात करने के लिए कोटक सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ डेरिवेटिव्स सहज अग्रवाल से होगी चर्चा। ये समय एक जो हमारा पैनल तैयार है उसकी बात हुई। एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं और तब तक शायद वो लिस्टिंग भी जो होनी है वो हो जाएगी, जो ऑफिशियल लिस्टिंग होनी है। मतलब अब तक तो सेटल हुआ है प्री ओपन में, लेकिन फाइनल लिस्टिंग 1 मिनट बचा। आप आशीष चौहान जी को और एचडीएफसी बैंक की मैनेजमेंट को वहाँ पर देख सकते हैं। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की मैनेजमेंट और एचडीएफसी बैंक के शशि जगदीशन, दोनों को आप वहाँ पर देख सकते हैं। निफ्टी करीब फ्लैट है 25,550 के आसपास। बैंक निफ्टी 170 पॉइंट नीचे। आज मार्केट को ड्रैग किया सबसे ज़्यादा इंडसइंड बैंक ने, करीब 3% नीचे ये इंडेक्स। कुछ हद तक रिलायंस, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ओएनजीसी, ये कुछ और स्टॉक्स है जहां पर आज आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा अपसाइड में। लेकिन आज आईटी का बोलबाला है, चारों टॉप गेनर आईटी के हैं। आप देखें विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा, उसके अलावा एचसीएल टेक भी एक्चुअली, हीरो मोटोकॉर्प, कोटक महिंद्रा बैंक, एनटीपीसी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको इस समय बाइंग दिखाई देगी। एफएनओ स्टॉक्स की बात करें तो आज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जीएमआर एयरपोर्ट, एम्फेसिस, औरोबिंदो फार्मा, मैनकाइंड, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको गेंस दिखाई देंगे। और लूजिंग साइड्स पर एनबीसीसी, एवेन्यू सुपरमार्ट, एसबीआई कार्ड, एबी कैपिटल और सीजी पावर, ये कुछ स्टॉक्स हैं। और हुडको जहां पर थोड़ी सी लॉसेस दिखाई देंगे। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, एचडीएफसी ग्रुप से एक आईपीओ आता हुआ, ध्यान रखिएगा ये आईपीओ अंडर आरबीआई नॉर्म्स आएगा, क्योंकि वो क्रीमी लेयर की जो एनबीएफसी थी उनको लिस्ट होना ज़रूरी था उस वजह से। और यहाँ पर अभी लिस्टिंग हुई, ठीक ठाक लिस्टिंग कहेंगे इसे वैसे, मतलब कोई बहुत ज़्यादा स्पेक्टैकुलर नहीं है, लेकिन क्योंकि जो अनलिस्टेड में जिन्होंने लिया था उनके लिए तो अभी भी लॉस मेकिंग ही प्रपोजिशन है। लेकिन हाँ, अगर आपको इशू प्राइस पर लिस्ट पे अलॉटमेंट मिला तो अच्छी लिस्टिंग मानी जाएगी। फिर ये 740 के बजाय का जो इशू प्राइस था उसके मुकाबले 835 रुपये पर इस समय ये लिस्टिंग होती है। चलिए वीरो, आगे बढ़ते हैं, ट्रेड्स को आगे बढ़ाते हैं। जी, निफ्टी एट डेलो ट्रेड्स आगे पिक करते हैं और पैनल आपकी स्क्रीन पे है। प्रकाश का बसा, सचिन जी पिछले कार्यक्रम से, इस कार्यक्रम में भी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर रुचित जैन और जतिन गिरिया जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। जतिन, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारे जो 2 ट्रेड्स होंगे वो दोनों ही लॉन्ग साइड की तरफ के होंगे। पहला जो ट्रेड होगा वो फार्मा पैक में से औरोबिंदो फार्मा में होगा। तो रिसेंटली कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि एक डिप देखा था, लेकिन वो डिप में एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला सपोर्ट लेवल से। आज के ट्रेडिंग सेशन में हम अच्छी खासी अपमूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1200 रुपये के टारगेट के लिए लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 1130 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो औरोबिंदो फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगा। सेकंड रिकमेंडेशन रहेगा परसिस्टेंट सिस्टम पे। तो परसिस्टेंट सिस्टम में हमने देखा है कि एक बुलिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्रेकआउट आएगा ड्यूरिंग द डे। लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 6000 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 6300 के टारगेट रहेंगे। ओके, परसिस्टेंट सिस्टम मिड कैप आईटी में आज आईटी सेक्टर ऑफ द डे एज ऑफ नाउ, बस अगेंस्ट ऑल ऑड्स। लेकिन निफ्टी अब डेलो पर है और निफ्टी ने जो चीज़ ख़राब की अभी वो है, देखिए कल की ट्रजेक्टरी वायलेट तो नहीं हुई, बट
हम अब कल के लोस के नज़दीक मंडराते हुए, कल का लो था 25,503, 25,520 पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। इट वाज निफ्टी बैंक एट 57,240, ऑलमोस्ट एट डे लो, फ्रेश टिक लगाया डे लो का इस टाइम। तो थोड़ा बैकफुट पे आते हुए इंडस्ट्रीज, रुचित गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। जी वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, दो स्टॉक्स है बाई साइड में, बट लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स पे थोड़ा सा कॉशियस व्यू है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ने एक मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने एक न्यू हाइज बनाए हैं कंपेयर टू रीसेंट स्विंग है, वहीं पे आरएसआई में लोअर हाइज बने हैं। और मार्केट ब्रेथ अगर आप पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से देखिए तो थोड़े से डिक्लाइंस के फेवर में है। सो नॉट नेसेसरी कुछ रिवर्सल रहेगा, बट आई थिंक मे बी एक टाइम वाइज करेक्शन या कंसोलिडेशन, थोड़ा सा पुल बैक मूव ब्रॉडर मार्केट्स में रह सकता है। अब ऐसे कंसोलिडेशन या पुल बैक मूव्स में अगर ट्रेड करना है तो आईटी ही मुझे लग रहा है कि जैसे आज स्ट्रेंथ आईटी स्पेस में दिखी है, तो एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहेगा आईटी स्पेस। आई थिंक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज तो आईटी में ही ज्यादा बेटर लग रही है। इन्फोसिस जिसमें से डेफिनेटली जो लीडरशिप रही है आज के सेशन में अभी तक पहले एक घंटे में, तो वो इन्फोसिस में खरीदारी की सलाह रहेगी। कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट भी है, 1615 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1690 के अराउंड के टारगेट्स इसमें रहेंगे जहाँ पे ये स्टॉक जा सकता है। और मेरी सेकंड पिक रहेगी एम्फेसिस पे, जहाँ पे कंसिस्टेंट एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप पिछले 10-12 दिनों में भी देखेंगे, जब आईटी साइडवेज था तो भी एम्फेसिस 2700 से लेकर अब 2900 के लेवल्स क्रॉस हुए और वो कंसिस्टेंटली अप मूव रहा है। सो कंसोलिडेशन के टाइम पे, सेक्टरल कंसोलिडेशन के टाइम पे ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मेंस बता रहा था। और जब अगर ये पूरा ही सेक्टर एक अच्छे मूव्स दिखाता है तो आई थिंक ये एक ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए। तो एम्फेसिस करंट लेवल्स पे 2880 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी की सलाह रहेगी, 3000 से 3020 की टारगेट रेंज के लिए। चलिए गाबा सर, आपकी दो ट्रेड इस समय की। I hope so one nobody has given ध्यान नहीं दिया मैंने। बिरला सॉफ्ट 444 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाना चाहिए 440 का, 6 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 455 बिरला सॉफ्ट। दूसरा रहेगा शायद मैनकाइंड फार्मा, यहाँ पर एक अपमूव मिला है, शुरू हुआ है, ट्रेड कर रहा है 2319 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 2300 का, 19 रुपए का। नियर टर्म टारगेट करीब 2360 मैनकाइंड फार्मा। ओके, ये मैनकाइंड फार्मा और बिरला सॉफ्ट, ये हो गई गाबा सर के पिक्स। सचिन जी, आपने क्या पिक किए स्टॉक्स? अनुज जी, यहाँ पर ध्यान जा रहा है ब्लू स्टार के काउंटर पे। रिकमेंडेशन हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दी है। एक काफी अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर नजर आया था। अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल इसने कल एस्टैब्लिश की है। ये ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद इसने एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग एस्टैब्लिश की थी 1680 के हर्डल के ऊपर। तो मुझे लग रहा है ये जो पुल बैक मिल रहा है वो एक वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 1740 का, सेकंड टारगेट या लॉन्ग या पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1780 का। खरीदारी करने की सलाह होगी यहाँ पर ब्लू स्टार के काउंटर में। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 1682 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे आया है जहां पर एक ग्रेजुअल डिक्लाइन नजर आ रही है पिछले कुछ दिनों से, वो है टाटा कंज्यूमर का। ओवरऑल अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट्स पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन जरूर है। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर की चाल इसने लगातार बनाई हुई है, एंड जिस तरीके से 30 मिनट्स पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी बन सकती है। तो यहाँ पर 1090 से लेके 1085 एक अच्छा डिमांड जोन है जहां पर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1072 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ये इस स्टॉक में एक अच्छा रिबाउंड आए, एंड 1150 का जो हर्डल है वो भी पार करने का एक प्रयास हो सकता है। तो यहाँ पर डिमांड जोन के नजदीक खरीदारी करने की सलाह होगी टाटा कंज्यूमर्स में। 1072 स्टॉप लॉस होगा और 1150 का एक पोजिशनल टारगेट। ओके, मीनवाइल एक आईटी स्टॉक्स की बात हो रही है, एक बार परसिस्टेंट सिस्टम्स लेकर आइए। गोल्डन क्रॉस बनाया है आज इस स्टॉक ने, और काफ़ी इंटरेस्टिंग 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता हुआ। अब गाबा सर, आपने बिरला सॉफ्ट की बात की, एक बार परसिस्टेंट का चार्ट देखिए, यहाँ पर कोई स्ट्रेंथ नज़र आ रही है आपको? इनफैक्ट मेरा फर्स्ट स्पॉट था, लेकिन किसी ने दे दिया इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया, रिपीट नहीं करना था। लेकिन परसिस्टेंट ब्यूटीफुल स्टॉक है, 6093 पर ट्रेड कर रहा है, 6050 का स्टॉप लगाए, बेटर 6000 का स्टॉप लगाए, थोड़ा स्पेस और दीजिए और इसको 2-4 दिन लिखिए। मेरे ख्याल से 6200 फर्स्ट टेक्निकल टारगेट रहेगा परसिस्टेंट। ओके, जितिन ने ये ट्रेड पिक की थी, वैसे परसिस्टेंट सिस्टम्स अच्छा मूव इसमें इस समय आता हुआ। और आईटी देखिए आप जरा एक बार वापस, जैसा वीरू भी मेंशन कर रहे थे, मॉर्निंग स्विंग हाई के करीब ही है ये स्टॉक, और बैंक निफ्टी की वीकनेस को
काफ़ी हद तक नेगेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी वीक है, इस वजह से निफ्टी नहीं चल पा रहा है। कल भी बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ में वीक था, सेकेंड हाफ में रिकवरी आई थी, देखते हैं आज क्या होता है। लेकिन IT एटलीस्ट थोड़ी सी मजबूती दिखाता हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मार्केट के लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। हमारे साथ अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी जुड़े हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, कहाँ बाइंग कर रहे हैं आप इस समय, इस मार्केट में कहाँ आपको मौके नजर आ रहे हैं? अनुज जी, ये मार्केट में अगर हम देखेंगे, थोड़ा रिवाइंड करना चाहूंगा कि लास्ट 2 वीक्स बैक आई वाज जस्ट रीडिंग इकोनॉमिक टाइम्स पेज नंबर 2, और पेज नंबर 2 पे 4 वॉर साथ में हेडलाइंस थी। एक बाजू इजराइल ईरान का प्रॉब्लम था, दूसरी बाजू यूएस ईरान का प्रॉब्लम था, तीसरी तरह इजराइल और गाजा का प्रॉब्लम कंटिन्यू था, और इंडिया पाकिस्तान का जो छोटा मोटा चल रहा था वो चल रहा है। ये और ये 4 वॉर होने के बावजूद भी एक ही पेज पे 4 वॉर कंटिन्यूइंग, और उसके बावजूद भी ग्लोबल मार्केट्स आर पॉजिटिव एंड इंडियन मार्केट्स आर पॉजिटिव। सो द वर्ल्ड इज कंप्लीटली चेंज, एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जितना भी नॉइज बहुत आ रहा है मार्केट में, कि मार्केट में वैल्यूएशन कोई बोलता है बहुत हाई है, मैक्रो अनसर्टेनिटी बहुत सारी है, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव चीजें इग्नोर हो रही है। सबसे बड़ा पॉजिटिव है जो मैक्रो एनवायरनमेंट। तो इन्फ्लेशन कूलिंग डाउन हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स कूलिंग डाउन हो रहे हैं, और आरबीआई इस फ्रंट लोडिंग एक्शन कर रही है। इसके साथ अगर आप गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर नंबर देखेंगे, अप्रैल महीने में गवर्नमेंट ने 60% YOY इंक्रीज किया हुआ है। काफी इन्वेस्टर्स और काफी निवेशकों का ये कंसर्न था FY25 में बजट आने के बाद कि कैपेक्स वापस सेकंड बर्नर पे चला गया है, कैपेक्स इज नॉट फ्रंट। लेकिन गवर्नमेंट का एक्चुअल FY25 का नंबर जो पब्लिश हुआ है, द YOY बेसिस पे FY25 दे हैव एक्सीडेड देयर ओन बजटेड टारगेट्स। उसका मतलब है कि सिर्फ 4 महीने में वो लोगों ने पूरा साल का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट था ओवर अचीव कर दिया है, और अप्रैल महीने में वापस फ्रंट लोडिंग एक्शन कर दिया है। तो ऑन वन हैंड आरबीआई बोल्ड एक्शन 100 बिप्स कट, ऑन अदर हैंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग कैपेक्स फ्रंट लोडिंग, एंड ऑन द थर्ड हैंड द बेनिफिट ऑफ जो फाइनेंस मिनिस्टर की जो टैक्स गिफ्ट थी, जो काफी लोग भूल चुके हैं, उसकी बेनिफिट इफेक्ट आना चालू हो जाएगी सितंबर महीने से। टिपिकली 6 महीना लगता है। सो मैक्रो एनवायरनमेंट इज टर्निंग ह्यूजली पॉजिटिव, और ये जो निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ जो 4-5% हो गया था पिछले साल, वो वापस 12-13% का ग्रोथ आ जाएगा। तो हमें ये लग रहा है कि हो सकता है कि फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स दिवाली कैन बी वेरी गुड, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स विल इंप्रूव फर्दर, रूरल डिमांड इज एनीवे रीजनेबली गुड, और अर्बन डिमांड में भी रिवाइवल आ जाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसमें भी प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स फ्रॉम सेकंड हाफ स्टार्ट हो जाएगा। सो ओवरऑल वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन द मार्केट, downside looks very limited, and if anybody has a longer term view, we are fairly positive that it can give good double digit returns in the longer term. इस समय आपकी थीम्स क्या हैं? अगर आप थोड़ा डिस्क्लोजर के साथ बता सकें, कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स या सेक्टर्स जहां पर आपने रिसेंटली ऐड किया या फ्रेश एंट्री ली? सेक्टर वाइज we can talk about it, स्टॉक्स वाइज बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन EMS एक जो थीम है उसमें काफी नई अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही है। बहुत सारी कंपनीज ने अपने बिजनेस मॉडल चेंज कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 3 सालों में FY22, 23, 24 और 25, ऐसा नहीं कि हर EMS कंपनी ने अच्छा किया, क्योंकि जो EMS कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ थी उनका मार्जिन काफी प्रेशर में था। सो देयर इज ए चेंज इन बिजनेस मॉडल्स बाय नंबर ऑफ कंपनीज टू मेक श्योर कि ग्रोथ भी हो और वो ग्रोथ प्रॉफिटेबल हो, बिकॉज everywhere it is not like PLI incentives are going to be there. We need to work beyond PLI. So we are looking at EMS space very closely. We have increased our weightage in the EMS space. That's number one. Second चीज है जो renewable energy, and in that the value chain, जो HVDC related technology है, you know which kind of companies I'm talking about. इंडिया में 3-4 कंपनी है जो HVDC का solution करती है, और अगर आप देखोगे तो ऑर्डर बुक, ये पूरी जो सेगमेंट में जो है, पूरी जो वैल्यू चेन में है, उसमें ऑर्डर बुक में काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स आ रहे हैं। तीसरा सेक्टर जो थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, जहां पे लोगों का इंटरेस्ट काफी कम है, लोग बात काफी कम कर रहे हैं, वो है पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल सेगमेंट। और बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ US टैरिफ ऑन फार्मा, द फार्मा सेक्टर इज काइंड ऑफ ए वेरी सबड्यूड। लेकिन
यहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो सिर्फ यूएस पे काम नहीं करती, बट इंडिया में भी काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस है, और यूएस में और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में मे बी 15-20% ऑफ रेवेन्यू है, बट ऑल स्टॉक्स आर डाउन, दे ऑल आर ट्रीटेड एज सेम, एंड देयरफॉर यहाँ पे वैल्यूएशन और ग्रोथ दोनों अट्रैक्टिव लग रहे हैं. तो फार्मा सेक्टर ऑल्सो कैन परफॉर्म फ्रॉम हियर ऑन. So these are the 3-4 sectors where we are, adding our weightages across all our portfolios. अच्छा राजेश जी, गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ. सारे सेक्टर्स में Hi. पुल बैक देखे हमने, रिवर्सल देखे फ्रॉम अक्टूबर सितंबर लोज, पर कुछ सेक्टर्स जो कि बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट नहीं कर पाए इस रिवर्सल में, उसमें एक ऑटो भी है. ऑटो के साथ रोज़ बरोज़ कुछ इश्यूज हैं. पहले बहुत हाई इन्वेंट्रीज, देन टेस्ला की एंट्री की बात, फिर आई थिंक अब चाइना रिलेटेड इश्यूज, ईवी थोड़ा सा, ईवी को एक सेटबैक लगा. आपकी ऑटो की रीडिंग क्या कहती है? आप ऑटो पर व्यू क्या रखते हैं, और कुछ सिलेक्टिव बाय हैं आप यहाँ इस पोर्शन में? हाँ जी, so automobile sector में I always say कि auto ancillary is more interesting space than automobile OE perspective, क्योंकि auto ancillary companies में content per vehicle जो है, there is a lot of opportunity जो आप आपका content per vehicle बढ़ा सकते हो. So यहाँ पे थोड़ा bottom up करना पड़ता है, and we have been positive on few companies. All those companies are doing phenomenally well. And as far as OE segment जो है, वहाँ पे जो two wheeler segment में हमें लग रहा है कि revival रहेगा because of the rural demand which is good. And also ये जो tax cut की जो gift है, वो भी basically September onwards will also positively improve the two-wheeler industry growth. So I think within two-wheeler, we are holding one of the, company which has been growing, 15-20%, unlike entire other industry which is growing at, 5 to 7%. So you need to be a little bit stock specific when it comes to auto. You are absolutely right. Overall, auto sector is not doing so well, but one needs to do a little bit more bottom up, to make right stock selection within the automobile sector. ओके, अच्छा, एक थोड़ा सा और हट के सेक्टर मैं जिसमें आपसे बात करना चाहूँगा, रिटेल स्पेस. डी मार्ट के स्टोर्स का एक्सपेंशन हमने देख ही रहे हैं, और प्राइस डैमेज यहाँ भी था. एक समय आ रहा था कि भाई ब्लिंकिट जब 12-15-7 मिनट में डिलीवरी कर रहा है तो आप महीने भर का राशन क्यों भरेंगे. बट सडनली आई थिंक कन्वर्शन यहीं पे आ रहा है, और स्टोर एक्सपेंशंस यहाँ पे इनके नॉर्थ इंडिया में बढ़ रहे हैं. विशाल मेगावाट हमारे पास एक और स्किप है. रिटेल में आपकी कुछ इस वक्त सोच क्या कह रही है राजेश जी? यहाँ पे थोड़ा सा इस प्राइस पे हंटिंग करनी चाहिए क्या? So we are, overall अगर आप देखोगे तो retail is one sector get further bifurcated into multiple subsegments. तो एक है यहाँ पे, grocery related kind of companies, और दूसरी है जो non grocery apparel वगैरह, जो कपड़े वगैरह सब की वो टाइप की businesses. So DMart is of course one player जो आप mention कर रहे हो, लेकिन we are holding another company in retail which is the largest play on the, what I would say aspirational Indian consumer on the apparel segment. And of course, that company has been growing phenomenally well, 30-40% compounding in last 4-5 years. And that remains one of our large holding across our portfolios. We are also holding few other retail companies, लेकिन वहाँ पे भी positioning वही है कि those companies, वो जो retail formats है, they're basically more incentivizing unbranded to branded, unorganized to organized. That's basically going to be the key USP of these formats. So grocery as a format, we are not too sure. Of course, long-term trends looks very strong, but of course the competition is also वहाँ पे hot up हो रही है. So it can be more like a structural, what I would say, lower double-digit kind of a growth opportunity. But if you look at the apparel segment, अगर हम ये segment देखेंगे, कपड़े की अगर segment देखोगे, जो फैशन सेगमेंट देखोगे तो वहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इज मच बिगर देन द ग्रोसरी सेगमेंट. सो यहाँ पे काफी वैल्यू प्लेस है, एंड वहां पे उनकी पोजीशनिंग काफी स्ट्रांग है, उनका कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग बहुत ही स्ट्रांग है, एंड इट इज एस्पिरेशनल एट द सेम टाइम इट इज अफोर्डेबल. सो दिस आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनीबॉडी हु इज प्लेइंग इन इंडियन कंज्यूमर स्पेस. ब्रांड हैज टू बी एस्पिरेशनल एंड ब्रांड हैज टू बी अफोर्डेबल. सो एनी कंपनी जो ये दो चीजों को साथ में अगर एड्रेस कर सकती है तो वहां पे ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है. ओके, चलिए, तो ये समय व्यू कुछ सेक्टर्स पर. स्पेशलिटी केमिकल्स पर क्या व्यू रहेगा आपका अब राजेश जी? क्योंकि पहले इन द पास्ट आपने काफी स्टॉक्स ऐड किए थे यहाँ पर. जी अनुज जी, लास्ट करीब 8 महीने से वी हैव बीन एडिंग स्पेशलिटी केमिकल टू आवर पोर्टफोलियो.
in our flagship AAA India opportunity, we are almost 5% plus. And हमारा जो mid and small cap portfolio वहाँ पे is almost like 9% of the portfolio right now is specialty chemical. We are very positive on specialty chemical as a segment. हमें लग रहा है कि the worst is over. Number one. Number two, India ने काफी जगह पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है चाइनीज प्रोडक्ट पे, सो नेचुरली दैट इज एक्टिंग एज अ कुशन. एंड नंबर थ्री, देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स ऑन व्हिच यूएस हैज आल्सो इंपोज्ड एंटी डंपिंग ऑन चाइना, एंड देयरफॉर जो इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही है यूएस मार्केट में, उनके लिए मार्जिन्स और स्प्रेड काफी बढ़ गया है. सो आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल एज अ सेगमेंट काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है. देयर आर फ्यू इंडियन कंपनीज which are also doing a lot of, I would say, more R&D related work, like fluorine chemistry जैसे segment है. यहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है. यहाँ पे CDMO काफी दूसरे टाइप के जो contracts, long term contracts are getting signed. So we are very bullish even on within specialty chemical fluorine kind of a segment which we have been holding for quite some time. So specialty chemical net, I think the worst is over. It was a very bad time, 2.5 years. And from almost 0% exposure, right now we have increased exposure across our portfolios. अच्छा राजेश जी, आज ही सुबह हम एक सेक्टर पे बात कर रहे थे, जब हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा कर रहे थे, उसमें था रियल स्टेट एंसिलरी. आई मीन लास्ट फेज में रियल स्टेट के बहुत स्ट्रॉन्ग मूव में हमने एंसिलरी स्पेस को, होम इम्प्रूवमेंट को बहुत बड़ा मूव देते हुए देखा था. आई मीन मोर स्पेशली टुवर्ड्स कजारिया और आपका वो जो सेंचुरी प्लाई. बट इस बार वो फीलिंग, वो प्राइस स्ट्रेच विजिबल नहीं है. आपका टेक इस स्पेस पे क्या है? We are monitoring it very closely. A few positives and few negatives. पहले पॉजिटिव की बात करेंगे कि जो भी रियल एस्टेट के जो रजिस्ट्रेशन हुए लास्ट 3 साल में काफी स्ट्रांग हो चुके हैं, और अगर ये नंबर जो भी फाइनल डिलीवरी स्टेज पे आए हैं तो डेफिनेटली बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट इज ए नेचुरल बेनिफिशियरी. सो ये है पॉजिटिव. अभी अगर नेगेटिव की बात करें तो टाइल्स सेगमेंट इन पर्टिकुलरली, बिकॉज यूएस हैज इंक्रीज ड्यूटीज ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स, तो जो मोरबी जो अपना सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब है, उनका एक्सपोर्ट इंपैक्ट हो गया है, और मोरबी में कैपेसिटी बहुत बड़ी लगा दी है. सो मोरबी डेफिनेटली बिकम्स द नेचुरल डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर टू द अवर लिस्टेड कंपनीज. सो कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी इज गोइंग अप सिग्निफिकेंटली इन द टाइल्स बिजनेस इन पर्टिकुलर एज फार एज इंडियन मार्केट गोज, एंड देयरफॉर वन नीड्स टू इवैल्यूएट positives and negatives को दोनों को साथ में देखते हुए one needs to take the final call. So that is as far as the tiles business goes. As far as the plywood business goes, यहाँ पे भी कैपेसिटी काफी लोगों ने बहुत इंक्रीज कर दी है, और ये जो गवर्नमेंट का जो BIS नॉर्म्स था वो थोड़ा डिले लेवल पे चल रहा है. अभी भी इंपोर्ट्स काफी मात्रा में चाइना से आ रहे हैं. सो यहाँ पे चाइनीज कॉम्पिटिशन बहुत स्ट्रांग है, और इंडियन कंपनीज जो भी बड़ी कंपनीज है इंडिया, चाहे आप प्लाईवुड देख लीजिए, या चाहे आप MDF देख लीजिए, या चाहे आप लेमिनेट देख लीजिए, across the board all companies have expanded their capacities. So again यहाँ पे भी competition right now is little bit very high. Chinese imports needs to be reduced for domestic market to further revive and show the growth. One positive for the plywood segment is that the timber wood जो key raw material prices है वो थोड़े downward trajectory पे अभी है, so which is definitely a natural positive for the plywood segment. So interesting space है. There are 4 segments in building material. Tiles है, plywood है, then you have wire and cables है, and of course 4th is the pipe segment. So these are the 4 segments, and we are evaluating currently each of these 4 segments. Right now we don't have much exposure to this, but अगर right growth and right valuation, if we find combination of these two, then surely हम शायद इसमें इन्वेस्ट करेंगे. ओके राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया. आज खुल के आपसे बड़े सेक्टर से बातचुत हुई और अपने नज़रिया आपने पेश किया. बहुत बहुत शुक्रिया. अब चलते हैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बातचीत करते हैं, और सहज अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ डेरिवेटिव्स कोटक सिक्योरिटीज़ के. सहज, गुड मॉर्निंग. कार्यक्रम में स्वागत है आपका. इंडेक्स पे आपकी रीडिंग क्या कह रही है, और साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक व्यू आपका इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग दर्शकों को. सो मार्केट थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है. 2-3 पॉइंटर्स टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आपके सामने रखना चाहूंगा. एक अच्छी बात तो ये है कि एफआई का जो इंडेक्स में लॉन्ग रेशियो है वो बढ़कर 36% के आसपास चल रहा है, जो मई के महीने में कहीं ना कहीं 20% था. और ये हुआ है साथ में आपका निफ्टी ने जो 25,500 के आसपास का एक ब्रेकआउट दिया ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम. तो ये एक अच्छी बात है, जहां पे हमें लग रहा है कि डाउनसाइड होने की पॉसिबिलिटी काफी कम हो गई है.
दूसरा वीकली टाइम फ्रेम पे यदि बात करूं तो कॉल राइटिंग की एक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा है, और डेली पर्सपेक्टिव में यदि आज का मैं जस्ट 10 मिनट पहले का जो मैंने डेटा चेक किया उसमें कॉल और पुट राइटिंग दोनों ही बराबर चल रहे हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। आई थिंक थोड़ा सा रेंज बाउंड रहने की पॉसिबिलिटी है शॉर्ट टर्म में, बट जनरल बेसिस पर यदि बात करें तो बायस पॉजिटिव समझ में आ रहा है। आई थिंक मार्केट ने एक पॉज लिया है और 25,250 का वीकली सपोर्ट हम मान के चल रहे हैं। बाय ऑन डिप्स की एक्टिविटी है। पुट का ओपन इंटरेस्ट इनफैक्ट एटीएम पुट पे ही है, आपका 25,500 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, और निफ्टी जबकि उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, वहां पे हम अनवाइंडिंग नहीं देख रहे हैं, उल्टा वहां पे हम एडिशन ही देख रहे हैं। अगेन एक पॉजिटिव साइन है। आई थिंक मोमेंटम थोड़ा सा मिसिंग है, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। अदरवाइज ब्रॉडली सेटअप वाइज वीकली बेसिस पर पॉजिटिव ही है, और मुझे लगता है थोड़े कंसोलिडेशन के बाद में दोबारा निफ्टी ऊपर की ही चाल चलेगा। तो ओवरऑल बायस आपका पॉजिटिव साइड पे लेके आप चल सकते हैं। बैंक निफ्टी की यदि मैं बात करूं, ऑब्वियसली सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है, और पॉकेट्स में हमें काफी अच्छी रैली मिल रही है। इनफैक्ट 1 या 2 दिन पहले पीएसयू बैंकिंग स्पेस ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो वहां पे मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में 57,100 के सपोर्ट के साथ प्योर इंट्राडे का सेटअप पॉजिटिव मान के चलूंगा। यदि वो टूटता है तो आई थिंक थोड़ा सा रिव्यू की जरूरत पड़ेगी, और फिर डीपर लेवल्स को हमें आइडेंटिफाई करके काम करना पड़ेगा। तो जनरल सेंस मार्केट में कंसोलिडेशन विथ इवेंचुअली थोड़ा सा पॉजिटिव बायस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है फिलहाल के लिए। ओके, इंडिविजुअली गुड मॉर्निंग आपको। सहज, स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पर आपको आज लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड्स मिल रहे हैं? जी अनु जी, गुड मॉर्निंग आपको भी। सो अगेन हम लोग वैल्यू मोमेंटम की कॉम्बिनेशन पे काम कर रहे हैं करंट सेटअप में। तो एक तो ल्यूपिन हमें काफी बेहतरीन लग रहा है। आई थिंक ये सेक्टर स्पेस थोड़ा सा एक्शन में भी है, इस स्टॉक में फंडामेंटल वैल्यू भी है, और टेक्निकल सेटअप भी इसका इंटरेस्टिंग लग रहा है। रिसेंट में इसने लो बनाया था 1900 का, तो मेरे हिसाब से 1900 का सपोर्ट मान के आप चल सकते हैं, और ऊपर में 2060 तक जाने की ल्यूपिन की मोमेंटम और स्ट्रेंथ समझ में आ रही है। तो एक ये स्टॉक है, और दूसरा इंटरेस्टिंग स्पेस स्टॉक नजर आ रहा है आईआरसीटीसी। ये स्टॉक आज भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा मोमेंटम में है, तो इसमें आप 763 का स्टॉप लॉस रखते हैं, और शॉर्ट टर्म में मैक्सिमम हमारा इस ट्रेड का टाइम फ्रेम 4 से 5 दिन रहेगा, वहां पे हम 820 तक का टारगेट एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो आईआरसीटीसी और जैसे मैंने आपके साथ पहले शेयर किया ल्यूपिन, ये दोनों अपॉर्चुनिटीज फिलहाल के लिए इंटरेस्टिंग लग रही है। ये 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ आपको छकती हुई। ये केबल और वायर सेगमेंट में केआई इंडस्ट्रीज़ ने बहुत अच्छा मूव दिया था, और भी इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स ने बहुत अच्छा मूव दिया था। कुछ और मिड कैप्स इन डेरिवेटिव्स, और यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट जो आपको थोड़ा सा लोअर ट्रैजेक्टरीज में ग्रिप करने का मन हो सहज? सो इस पर्टिकुलर स्पेस में तो जैसे आपने जो सेक्टर हाईलाइट किया उसमें तो इतना ऑनेस्टली स्पीकिंग ध्यान नहीं गया है फिलहाल के लिए, बट फार्मा में ही दूसरी एक कंपनी है आपकी पीपीएल फार्मा, वो अगेन इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसका ट्रेड का टाइम फ्रेम थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो एक पीपीएल फार्मा पे भी पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग के लिए ध्यान दे सकते हैं, बट इन स्पेसिफिक केबल्स में उतना अभी हाईलाइट नहीं हुआ है डेटा के पर्सपेक्टिव से, इसलिए मैं थोड़ा स्किप करना चाहूंगा। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सहज जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मार्केट डे लो की ट्रजेक्ट्री में इस समय, और मार्केट को आज तंग कर रहा है बैंक निफ्टी, और 200 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी। लेकिन ध्यान रखिएगा, कल भी इसी लेवल से बैंक निफ्टी घूमा था, तो देखते हैं। मिड कैप भी आज खराब है, एडवांस डिक्लाइन करीब करीब 1:2 का है। काफ़ी सवाल होंगे आपके वीरों में, आपसे अब इजाज़त लेंगे और पेंशन और श्रेय आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।